हाँ, 20 ओके। इज़ इट ऑन? ओके। हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। सो आज 2 फरवरी है, कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया। बजट है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन, बट बजट वर्ड से नहीं है। द नेम ऑफ दैट आर्टिकल इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट जानकारी। सेकंड, उन्होंने कौन सी साड़ी पहन रखी थी? रेड कलर की हैंड वोवन कांजीवरम साड़ी, सिल्क साड़ी। ओके, मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आरएस एग्जाम के प्री स्टेज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल पूछते हैं। वो ये भी पूछेंगे मनी बिल कौन से आर्टिकल में होता है, बजट जब पेश हो चुका होता है उसके बाद में वोटिंग होती है, वो कौन सी टाइप की मेजोरिटी होती है? इज इट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी? कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपके लिए जरूरी है। आज जो बजट का एनालिसिस है आपको लगेगा बहुत शॉर्ट में है। क्यों? गॉसिप नहीं करनी है। शॉर्ट में इसलिए है क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि आपके आरएस के प्री एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं जो एज वी मूव फॉरवर्ड अपन मैं समझा दूंगी। लेकिन नोट्स बनाओ। अगर पीपीटी चाहिए तो मैं पीपीटी भी अवेलेबल करा दूंगी। इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। गो ऑन टू दैट टेलीग्राम चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जो भी करते हैं वो कर लो, और वहां पर आपको इस क्लास का पीपीटी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, राइट। शॉर्ट में देखेंगे बिल्कुल, और देखते हैं बजट इस साल का कैसा रहा। कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेगा मेरे से। ठीक है, बहुत ही मेलो, बहुत ही सिंपल सा बजट है। हर साल कोई ना कोई आपको फ्री भी मिल जाएगी, बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स लॉन्च हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ सिंपल है, एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, इसीलिए बोरिंग भी है। ठीक है, और देखेंगे क्या नया आया है। राइट। सो विकसित भारत 2047 का बजट दिया बोला जा रहा है इसको। क्यों? और इसका थीम क्या है? थीम है कोर, थीम है युवा शक्ति। अब विकसित भारत बजट क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लॉन्ग टर्म एम्स एंड एस्पिरेशंस जो विकसित भारत करने में हमारी मदद करेंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को एड्रेस नहीं किया है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके ऊपर काफी जोर है, जिसमें डिफेंस फर्स्ट, टूरिज्म, टेक्सटाइल और आपका एआई टेक वगैरह हो गया। वो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिजिकल डेफिसिट को कम किया गया है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ के लिए ये सोचा गया है कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। ये है मेन क्रक्स ऑफ द बजट। फाउंडेशन इसी के ऊपर टिकी हुई है। 3 प्रिंसिपल्स, 3 कर्तव्यों के ऊपर ये बजट डिजाइन किया गया है। बजट 2 पार्ट में आता है गाइस। फर्स्ट पार्ट में गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं। कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, कोई कैंपेन है, हम कितना पैसा कहां पर आउटले करेंगे, किस तरह से हम किस सेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, हमारे एम्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, वो होता है। और पार्ट 2 में होता है टैक्स, हर तरीके का टैक्स। ठीक है, तो जो आप सोचते हो कि भाई मेरे को मार्केट में मैंने शेयर्स खरीद रखे थे, उनको बेच दिया, कमाई हुई, उसके ऊपर टैक्स। बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है मैंने। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर आपने ट्रेडिंग करी है, उसके ऊपर टैक्स। इसमें आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, हर तरीके की चीज आती है। तो दोनों पार्ट्स में बजट है। पार्ट ए की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 कर्तव्य हैं, एंड द कर्तव्याज आर accelerate and sustain economic growth, fulfill people's aspirations while building their capacity, and सबका साथ सबका विकास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला बजट जो संडे को क्या कहते हैं रीड किया गया, पास किया गया, देश का पहला बजट जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मेरे को याद आएंगे ना मैं बीच में बताती रहूंगी, नोट्स बना लेना। ठीक है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट बताया जा रहा है। यूथ को एज अ कोर ग्रोथ ड्राइवर बोला गया था। फोकस किया गया है पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज के ऊपर। ये जो डिसएडवांटेज है इसमें बहुत बड़ा पार्ट इस बार दिव्यांगजन का है, जो फिजिकली वीक होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनकी बात की गई है। पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड और विमेन, ये तो हमेशा ही होते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर है। एक गवर्नमेंट का संकल्प है, गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है कि हम वीक को प्रायोरिटाइज करेंगे और ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे। एम्फेसिस, अब ये एम्फेसिस मैंने शॉर्ट में लिखा है कि हम एम्बिवेलेंस ना दिखाते हुए एक्शन के ऊपर बात करेंगे, हम रिटोरिक नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और पॉपुलिज्म किसी भी टाइप की कोई फ्रीबी अनाउंस नहीं करी गाइस। कोई फ्रीबी नहीं है इस बार के बजट में। एब्सोल्यूट प्लानिंग की बात हुई है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई फला जगह पे इलेक्शंस हैं तो बस सब कुछ उन्हीं को दे दो, जैसे बिहार इलेक्शन के टाइम लास्ट ईयर हुआ था, तो ऐसा भी नहीं है। इट्स एक्चुअली अ वेरी सेंसिबल बजट।
हाँ, कुछ निराशाएँ हो सकती हैं, सबको खुश नहीं किया जा सकता, बट इट्स अ डिसेंट बजट, ठीक है? एक अच्छे देश की पहचान दिखाई है और लोगों के बारे में बात की गई। विकसित भारत 2047 हमारा विज़न है, उसको सैटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। सबको इंक्लूड करने का हमारा एम है और मॉडरेट इन्फ्लेशन है। ये मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है, इस वक़्त प्रेज़ेंटली 1.7% का देश में हेडलाइन इन्फ्लेशन है। मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा, हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये सब कितने-कितने हैं? और अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक हेल्दी इन्फ्लेशन की क्या रेंज होती है, कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए कि आप एक हेल्दी इन्फ्लेशन की ब्रैकेट में हैं। अराउंड 7% का ग्रोथ है, समवेयर अराउंड 7.4% को टारगेट करने की कोशिश की थी। इकोनॉमिक सर्वे में 6.8 से 7.2% का रेंज हमने लास्ट ईयर का देखा है। फिजिकल कंट्रोल किया गया है, फिजिकल डेफिसिट देश का कम किया है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी कम किया है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 50% प्लस माइनस 1% का है, तो डाउन आया है, मतलब 50% पे नहीं आए हम, लेकिन जो पिछले साल था उससे कम हुआ है। अभी देखते हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने सामने आ जाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा डिफेंस में इंक्रीज किया है बजट को। बहुत बहुत सालों की डिमांड थी कि डिफेंस में इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस में अगर आप बजट इंक्रीज भी कर देते हो ना, तो ज्यादातर पोर्शन अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जा रहा है। ज्यादातर सैलरीज, पेंशन और इनमें ही जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गए, या एजुकेशन सपोर्ट वगैरह होता है फौजियों का, उनके ऊपर हो गए, विच इज इंपॉर्टेंट। मतलब कोई ये नहीं बोल रहा कि उसको छीन लो, लेकिन और जरूरत है पैसे की, ठीक है? तो ये सब अपन का फोकस है। मैक्रो इकोनॉमिक डैशबोर्ड अगर अपन देखते हैं तो कुछ फिस्कल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यू नीड टू सी दीज। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12 लाख करोड़ दे दिए गए हैं, यानी कि 12.2 लाख करोड़, जो कि आज तक का आजाद भारत के इतिहास का हाईएस्ट है। जीडीपी का लगभग 4.4% है, पिछले साल से 9% का इंक्रीज हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये देखा जा रहा है कि भाई 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर के किसी ना किसी एक्टिविटी से इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो जॉब क्रिएशन हो गया, लिक्विडिटी हो गया, इनकम मोबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट पिछले साल 4.4% था, इस बार 4.3% है, ठीक है? गुड, राइट। और टारगेट क्या है, हमें 3% से नीचे जाना है, और कब तक जाना है, 2028 तक जाना है। तो 2 साल में आपको लगभग 1.5% का टारगेट फिजिकल डेफिसिट का और चाहिए कि हम उसको और डाउन करें। नेक्स्ट, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? पिछले साल 56.1% था, जो कि इस साल 55.6% पे आ गया है। और टारगेट क्या है, 50 प्लस माइनस 1% का टारगेट है बाय द एंड ऑफ 2031 फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर, व्हाटएवर यू वांट टू से। बट हमारा एम, ओके, इसमें क्या करना है, मैं आप तो बोले जा रहे हो, टारगेट याद होना चाहिए, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है बजट में। ये 3 चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और क्वेश्चंस आते हैं गाइस, क्वेश्चंस आपके सिर्फ प्री के ही नहीं, आपके मेंस में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह के पेपर 2, पेपर 3 में से आ सकते हैं। इसके अलावा पेपर 4 में जो आप 40 मार्क्स का ऐसे लिखोगे, उसमें आपके पास में मटेरियल होगा लिखने के लिए, अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो। एंड दीज आर वेरी इजी। मैं एक हिंट देती हूँ, कल 1.25 घंटे की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की स्पीच है, 1 घंटे 20 मिनट की है, उसको सुन लो और साथ साथ में लिख सको तो उसके नोट्स भी बना लो। मैं तो कहती हूँ 0.75 स्पीड एक्स की स्पीड में सुनो और नोट्स बना लो, ये याद हो जाएगा पूरा। मैंने ऐसे ही किया, यू गाइस डोंट बिलीव मी, दिस इज दिस, ये जो ये दिख रहे हैं पेजेस, ये उसी 1.25 घंटे की स्पीच में से मैंने डायरेक्टली लिखे हैं। एंड आई रिमेंबर द होल बजट बाय हार्ट बाय नाउ। उसके बाद मैं 2 बार और पढ़ चुकी हूँ, बट उसको छोड़ देंगे अपन पॉइंट को। ओके, रेवेन्यू और बजट साइज की बात करते हैं तो टोटल बजट साइज 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। नेट टैक्स रिसीव्स 28.7 लाख करोड़ की है, और स्प्लिट देखा गया है कि डायरेक्ट टैक्स 55% से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन 45% है, ठीक है? डरने का नहीं है, इजी है। ये नहीं समझ में आया था तो ऐसे देखते हैं। आज मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सारे इन्फोग्राफ्स वगैरह यूज करके। सो इफ दैट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, दिस इज इट, द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर आल्सो। पब्लिक केपेक्स इंक्रीज हुआ है विद 4.4% ऑफ जीडीपी, पिछले साल से 9% ज्यादा है, और 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट होने की बात की गई है। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट जो है पिछले साल 4.4% था, जो इस साल 4.3% है, और हमें यही कंटिन्यू रखना है ताकि 2028 तक हम 3% से भी नीचे आ जाएं। डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% का था, का है इस बार, और पिछली साल था 56.1%। इसका हमारा टारगेट है 50 प्लस माइनस 1%। 2021 का जो बजट था, 2021 टू 2022,
ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्यों? इसी साल इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्यों? बिकॉज़ 2020 में कोविड आ गया था। तो आई थिंक फिस्कल डेफिसिट हमारा अराउंड 9% या उससे भी ज़्यादा का क्रॉस कर गया था, व्हिच वाज़ लाइक वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक नंबर्स। पर पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी, इसलिए वो जो एक कुशनिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमीज़ का, वो दिखने को मिला था। अदरवाइज़ इट वाज़ वेरी डेंजरस। टोटल बजट साइज़ 53.5 लाख करोड़, 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स से ऊपर हो गया है, ट्रिलियन डॉलर सॉरी, 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो था ना, उससे बढ़ गया है थोड़ा-सा। हाँ, एक और चीज़, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी पिछले साल नवंबर में, उसको एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने जो हर साल नॉर्दर्न स्टेट्स को थोड़ा ज़्यादा टैक्स डेवल्यूशन मिलता था, उसको थोड़ा-सा कम किया है। सदर्न स्टेट्स को टैक्स डेवल्यूशन इस बार पिछ हमेशा से ज़्यादा मिला है। तो 41% वर्टिकल डेवल्यूशन जो है स्टेट्स का, उसको रिटेन कर लिया गया है, और एडिशनल 1.4 लाख करोड़ ग्रांट्स जो हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, हाँ, अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसा अलग से रखा गया है। तो 1.4 लाख करोड़ ग्रांट सिर्फ छोटे शहरों में और गाँवों में जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, उनके लिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसा अलग से रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 1 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और इनोवेशन के बारे में बात की है। ये 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ईवी, रिन्यूएबल्स, फार्मा, डिफेंस और स्पेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर दो कारणों से फोकस है, जिसमें भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस, इनके बारे में मैंने कल एक शॉर्ट में भी बात करी थी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर टूरिज्म हमने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रिसेंटली साइन किए हैं। पिछले 5 सालों में 8 या 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अपन ने मदर ऑफ ऑल डील साइन करी है, जिनका सबसे ज्यादा फोकस फार्मा और टेक्सटाइल के ऊपर है। फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली बात है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं आता, लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा, आपने बहुत सारी न्यूज भी देखी होंगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कोई नहीं होता है, बट हाँ ठीक है, बहुत बहुत तगड़ा नुकसान होएगा उनको, तो वहां से लिंक कर लेना है। ठीक है, तो बजट में इस तरह की चीजें होती हैं, आपको सपोर्ट करना होता है अपनी इंडस्ट्रीज को, एंड देयर इज अ रीजन टू सपोर्ट दोज इंडस्ट्रीज। ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, टेक्सटाइल्स लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है। फार्मा लेबर इंटेंसिव नहीं होती, लेकिन R&D इंटेंसिव होती है। तो R&D को सपोर्ट करने के लिए इंडिया EU डील जो हुई है, उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने FDI और FII आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्सटाइल्स में भी हमने बहुत कुछ सपोर्ट किया है। बायोफार्मा के लिए शक्ति मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं अगले 5 सालों के लिए, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स क्रिएट की जाएंगी, जिसमें कि हाँ ठीक है, हाई स्किल जॉब्स होंगे, बायोसिमिलर्स के ग्लोबल हब बनाएगा बायोलॉजिक्स का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 था, अब उसको 2.0 लॉन्च के नाम पे लॉन्च किया गया है। इसको 76,000 करोड़ रुपए आउटले किए गए हैं। 76, अब ये बहुत कम नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको 2-3 बार सुनोगे लर्न हो जाएगा। 10,000 करोड़ अपन के हो गए ऊपर, ठीक है। बायोफार्मा में, जो कि शक्ति मिशन के नाम से आ रहा है, इसका एक फुल फॉर्म है गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसका फुल फॉर्म बताती हूँ मैं आपको बायोफार्मा का। बायोफार्मा, इफ यू वांट टू राइट डाउन, शक्ति का फुल फॉर्म है बायोफार्मा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सो बायोफार्मा शक्ति फुल फॉर्म आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद करने जरूरी हैं, मतलब जरूरी हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। इसमें ज्यादातर फोकस दिया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, जैसे आपके डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, और ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्हीं 3 चीजों का नाम लिया है, तो मैंने इन्हीं 3 चीजों को यहाँ मेंशन किया है, आपके डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ISM 2.0 लॉन्च हुआ है। ISM 2.0 के लिए इक्विपमेंट और मटेरियल प्रोड्यूस करना है आपको, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपका इंडिया का, उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा आपको जो सप्लाई चेन्स वगैरह होती हैं, उनको सपोर्ट करना है। यहाँ देख लेते हैं, कहाँ गया ये रहा सेमीकंडक्टर मिशन। तो इसको सुनते जाओ, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखना चाहो तो यू कैन राइट देम डाउन। हाँ, इक्विपमेंट और मटेरियल मैन्युफैक्चर करवाना है। इसके अलावा इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आपको सेफ गार्ड करना है, सप्लाई चेन्स को फोर्टिफाई करना है, आपको इंडस्ट्री लेड रिसर्च पे फोकस करना है, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं। इसके अलावा स्किल्ड और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, स्किल्ड वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है, ठीक है। और इसके लिए है 76,000 करोड़ रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो इसके अलावा ये करना क्यों है सेमीकंडक्टर के ऊपर? क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हम दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। हम सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह इतनी नहीं बनाते कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। जरूरतें तो बहुत दूर की बात है, हमारी मतलब 5% जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको
अभी तक उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, 90% हमारा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट होता है, हम उसको 2030 तक डाउन टू 50% लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट हो गया। हाँ टारगेट ओके। अब ये जो स्ट्रेटेजिक वाली इंडस्ट्री थी, ऑल दीज 7, हमारा गोल है कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ देश में करें। तो यस, टारगेट भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स उसके आगे की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट 2 में है अपने पास में सर्विसेज सेक्टर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स। अब ट्रेडिशनल सेक्टर्स अभी देखते हैं, ठीक है क्या हो रहा है। सर्विसेज सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस क्रिएट करनी है, और ट्रेडिशनल सेक्टर में हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है टेक्सटाइल्स को बूस्ट करने का। तो टेक्सटाइल्स के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है, टेक्सटाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्सटाइल्स में बहुत सारी स्कीम्स की बात की गई थी, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं अलग से बता देती हूँ। हाँ ये रहा, ओके सॉरी। नेशनल फाइबर स्कीम है फॉर नेचुरल फाइबर्स एंड सेल्फ रिलायंस। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल क्लस्टर्स, जिसमें कि हम 1 लाख जॉब्स, सिर्फ 1 लाख जॉब्स नहीं है, ये 1 लाख जॉब्स इस साल के हैं, ठीक है, हाँ दिस ईयर। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को टारगेट कर रहे हैं, टेक्स इको यानी कि इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स वगैरह क्रिएट करने वाली की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम टू इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड इंश्योर टारगेटेड सपोर्ट फॉर मेजर्स फॉर वीवर्स एंड आर्टिसंस हम क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि हैंडलूम वाला जो पूरा पोर्शन है ना आपका, हमारा पूरा टारगेट माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज के ऊपर है, जो कि हैंडलूम हो गए, आर्टिसंस हो गए, उनको टारगेट करने की चीज की गई है। ठीक है, इसके अलावा समर्थ 2.0 लॉन्च किया गया। समर्थ 2.0 क्या है? मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को इस्टेब्लिश करने की बात की है कि हम 5 लाख वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च करेंगे, और इसके सपोर्ट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव लिया गया है। इसके सपोर्ट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। एब्सोल्युटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे से उम्मीद है कि इस बार मैम गॉसिप क्यों नहीं कर रही हैं, तो मैं इस टॉपिक पे नहीं करूंगी, ठीक है, ओके बाद में कर लेंगे ना, है ना। ओके इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। अब ये रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो हैं, ये 5 मैडम ने नाम लिए थे, इन 5 का मैंने ऊपर सॉरी 4 जगह का नाम लिया था, मैंने चारों का नाम लिखा हुआ है आपके सामने। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इसके लिए है स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, scheme for rare earth and permanent magnets। ठीक है, ये लॉन्च करी गई, और हम 4 जगहों पे ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रेयर अर्थ के माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने वाले हैं। राइट, ये हो गया इसमें से। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह अपन देख ही चुके हैं ऑलरेडी। राइट, इधर देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने की बात की गई, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बूस्ट करा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके सामने कुछ जो फिगर्स लिखे हुए हैं, दीज आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाईटेक टूल रूट्स को हाईटेक टोल रूट्स, सॉरी नॉट टूल, टोल रूट्स को क्रिएट किया गया है, ताकि हम, और ये किसके हाथों में होगा? ये होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, उनके हाथ में होगा कि भाई जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके ये डिजिटली इनेबल्ड होंगे। इसके अलावा आपके पास में ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरोज होंगे, डिजाइन होगा, टेस्टिंग होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगा, और ये सब कुछ भारत सरकार की कंपनियां करेंगी, सब कुछ। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की है, 7 कॉरिडोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉरिडोर्स हैं। 7 कॉरिडोर्स की बात कर लेते हैं। ये 7 कॉरिडोर्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, इनको ऐसे ही याद करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इनको याद करना पड़ेगा, ये नाम आपके लिए जरूरी है। तो इधर देखते हैं, यहाँ मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है मुंबई टू पुणे, पुणे टू, ये हाई स्पीड रेल कौन सी है? बुलेट ट्रेन वगैरह हो गई है ना। हाँ, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी। तो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री को कवर किया है, बस हमें भूल गए हैं थोड़ा सा वेस्ट की तरफ कम ध्यान है, ठीक है। दिल्ली तो मजबूरी है, वरना मेरे को लग रहा है दिल्ली को भी अवॉइड कर देते हैं, दिल्ली कैपिटल है देश की, तो मजबूरी हो गई है, दिल्ली को एक बार अवॉइड कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे। अच्छा सॉरी, मैंने गॉसिप कर ली। पब्लिक के टैक्स को एलोकेट किया है 40% रेलवेज और रोड्स के लिए, 20% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और बाकी डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के लिए। पूर्वोदय स्कीम लॉन्च करी गई है एक, जिसमें हम इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, और ये जो इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका होने वाला है, इसकी लिंक जो है, रुको मैं इधर से देख के बता देती हूँ,
प्रॉपर्ली मेरे पास लिखा हुआ है गाइस, गिव मी अ मोमेंट गाइस। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं लिखा हुआ इसमें, इट्स ओके, इट्स ओके, यहाँ कर लेंगे अपन, मैंने जो लिखा है उसमें से देख लो। डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर फ्रॉम डंकुनी टू सूरत। मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा कि डंकुनी कहाँ पर है? सूरत गुजरात में है, डंकुनी कहाँ पर है? इसको हिंट लेके बोल रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए वहां पर ले रहे हैं, कंट्री को कनेक्ट भी नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन, इस देश में इलेक्शन हर साल होते हैं, दो दो बार भी होते हैं, तो कुछ करे नहीं सरकार, वरना कोई ना कोई बोल देगा कि इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं। पिछले साल वाला बजट लेकिन वाकई में इलेक्शन के लिए था, बिहार के लिए था, उसको मैं बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं करूंगी। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है, सॉरी की गई थी, उसको कंटिन्यू किया गया है, उनको ज्यादा आउटले दिया गया है। 2047 तक हमारा एम है कि कोस्टल कार्गोज हम उनको 6 से 12% पे पहुंचा दें। इसके अंदर हमारा जो इनलैंड वाटरवे का शेयर है उसको भी, हाँ ये रहा, हम रेल से रोड पर शिफ्ट होना चाहते हैं। नेशनल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज जो हैं और कोस्टल शिपिंग जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं शेयर फ्रॉम 6% टू 12% बाय द एंड ऑफ 2047। शिप रिपेयर, नोट्स बना लो गाइज, मतलब मैं बोल रही हूँ तो नोट्स बना लो। शिप रिपेयर इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं हम। यहाँ पर शिप रिपेयर इकोसिस्टम नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। काशी और पटना में हम इनलैंड वाटरवेज में एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्टैंड क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर अपना सारा का सारा शिप्स का ध्यान रखा जाएगा। एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फ्रॉम डंकुनी टू सूरत की अपन बात कर चुके हैं। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कार्गो मूवमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की घोषणा करी गई है। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, ठीक है, बाय द 5 years है, बाय द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। ओके, अब की हो गया पूरा, अब की कुछ नहीं बचा है। कभी कभी कोई पीपीटी में रह जाता है बिकॉज ऑफ थिंकिंग कि भाई ठीक है ये तो हो गया होगा, ये तो इजी होगा, बट आई विल नॉट अज्यूम दैट। अपन सब कुछ कवर करेंगे। ओके, एनर्जी सिक्योरिटी पे आते हैं। हम अपनी फॉसिल डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। इस वक्त हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं अराउंड 85%, और हमारा टारगेट क्या है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस करेंगे, यानी कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जीरो कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2047, विकसित भारत 2047, ठीक है। तो क्लाइमेट फुटप्रिंट जो है अपना वो भी कम होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसको 10,000 करोड़ का पुश दिया गया है फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने इंसेंटिव्स फॉर प्रोसेसिंग टू सिक्योर सप्लाई चेन्स की बात करी है। कस्टम्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर, कि आप ऐसी चीजें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो जिनके अंदर जो इनपुट लगना है प्रोसेसिंग के ऊपर, जो आपको सामान इंपोर्ट करना है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी आपके कैपिटल गुड्स के ऊपर, जो आप लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, तो उन लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, लगाना होता है, रॉ मटेरियल्स किसी दूसरे देश से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कस्टम्स आपकी जीरो कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 10,000 करोड़ का पुश दिया गया है, और ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन मिशन को इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। टैक्सेशन और कस्टम्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट इनकम टैक्स वगैरह जो है वो पिछले साल ऑलमोस्ट मिडिल क्लास को खुश कर देने वाली बात हुई थी। साल का 12 लाख कमाते हो, जीरो इनकम टैक्स। उसके अलावा आपका जनरल इंश्योरेंस जीरो जीएसटी, लाइफ इंश्योरेंस जीरो जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस जीरो जीएसटी, ठीक है। तो अब टैक्स में वो चीजें अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। हाँ, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में, पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स में जो नया इनकम टैक्स एक्ट था 2025 का, वो अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, जो मैंने अभी भी आपको बताया। सिंप्लीफाई कर दिया गया है रूल्स को, ताकि हम लिटिगेशन को 50% से भी ज्यादा कम कर सकें। इसके अलावा जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं है। जो पिछले साल वो आया था, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट आया था, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ है। रिलीज में टीसीएस जो है फॉरेन रेमिटेंसेस को, उसको कट कर दिया गया है फ्रॉम 20% टू 10%, और डिविडेंड डिडक्शन भी अलाउ कर दिया गया है। आरटीआर करेक्शन विंडो हमने 2 साल की इंक्रीज कर दी है, एक्सटेंड कर दी है। और मार्केट इंपैक्ट जो है एसटीटीज जो है फ्यूचर्स वगैरह पे रखते हैं, वो 0.05% इंक्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है। मार्केट में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर आपको एसटीटी टैक्स देना पड़ता है। वो जो एसटीटी टैक्स है उसको
बढ़ा दिया गया है फॉर यहाँ पर ही हुआ था वो जो आपने न्यूज देखी थी ना कि वो मार्केट गिर गया धड़ाम से, पता नहीं क्या बर्बादी छा रही है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपका जो एसटीडी टैक्स लगता है वो 0.025 या 0.02% था, उससे इंक्रीज करके 0.05% इंक्रीज कर दिया गया है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। अब ये फ्यूचर्स का फिगर है, ऑप्शंस के लिए दूसरा है, यहाँ नहीं है एसटीडी ऑन फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये फ्यूचर्स के ऊपर है, ऑप्शंस के लिए दूसरा है। मैं बता देती हूँ ऑप्शंस क्या होते हैं, दो तरीके से ट्रेड करते हैं, एक तो प्रीमियम होता है और एक एक्सरसाइज होता है। प्रीमियम के ऊपर जो पहले 0.10% एसटीटी लगता था वो अब बढ़ा के 0.15% कर दिया है, और एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज ऑप्शंस के ऊपर पहले जो 0.125% एसटीटी लगता था वो अब इंक्रीज करके 0.15% एसटीटी कर दिया है। इतना ही है। तो एसटीटी ऑन फ्यूचर्स थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई है, 0.02 से 0.05 कर दिया, और ऑप्शंस में कंप्लीटली अब 0.15% कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। आईटीआर करेक्शन विंडो 2 साल के लिए बढ़ा दी है। आपका इनकम टैक्स वाला जो नया रेजीम है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। जो फॉर्म वगैरह है, इनकम टैक्स के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनको भी काफी सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए अपने सीए को ना फीस देनी पड़े, ठीक है, राइट, ओके। एग्जाम्पशंस वगैरह जो हैं इसमें 17 ड्रग्स और मेडिसिन, जिसके अंदर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या कैंसर ड्रग्स होती हैं, उनको कवर किया गया है। अगर आप इनको इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लिथियम आयन सेल गुड्स वगैरह हैं, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो इंडिया में लेकिन उसका जो सामान है, इंग्रेडिएंट्स जो है, प्राइमरी रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से मंगाना पड़ रहा है, क्रिटिकल इनपुट है, मिनरल्स का है, तो नो इनकम सॉरी नो कस्टम टैक्स, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो पहले उसके ऊपर टैरिफ 20% लगता था, अब उसके ऊपर टैरिफ 10% ही लगेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सस्ते ही किए हैं, बट ये जो हरकत हुई थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को महंगा कर देने वाली, उसके कारण मार्केट ने स्पेक्यूलेशन में थोड़ा सा फॉल दिखाया था। इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, बट यहां तक अभी तक समझ लो। हाँ, दूसरी चीज, कोई फॉरेन कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसी इंडिया की जगह पे, इंडिया की किसी ऑफिस में अपना डेटा सेंटर मेंटेन करती है, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, तो 2047 तक उन्हें किसी भी तरीके का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए टैक्स हॉलिडे घोषित कर दी है। अनदर थिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट पावर। अब ये दिख रहा है आपको ऑरेंज इकोनॉमी फर्स्ट पोर्शन, इसके लिए नाम यूज किया गया था कंटेंट क्रिएशन लैब्स, और मीडिया को लगा कि अब सब रील बनाएंगे। नहीं 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 ठीक है, कंटेंट क्रिएशन लैब्स का मतलब ये नहीं है। इसको मैं इसका पूरा बताती हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मीडिया में ये चीज क्यों आ रही है। मैं आधा घंटा एक्चुअली लेट चल रही थी मैडम से, जैसे जैसे वो बोले जा रही थी पूरी उसको स्पीच को, मैं उनसे हाफ आवर पीछे चल रही थी, बिकॉज आई वॉज मेकिंग नोट्स ऑल्सो, आई वॉज रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स। बट ठीक है, ये एवीजीसी दिख रहा है आपको, ये ए होता है एनिमेशन, जी होता है गेमिंग, वी होता है विजुअल इफेक्ट्स, जी होता है गेमिंग, और सी होता है कॉमिक्स। तो सब लोगों को इंजीनियरिंग नहीं करनी होती, मुझे नहीं करनी थी। सब लोगों को लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे मेरे ब्रदर को नहीं है। सब लोगों को एक्टिंग में या फिर किसी भी टाइप की आर्ट में, इनमें इंटरेस्ट नहीं होता है। सब लोगों को डॉक्टर नहीं बनना होता है, सब लोगों को ऑफिसर नहीं बनना होता है, सब लोगों को पॉलिटिशियन नहीं बनना होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना। सबको आर्मी में नहीं जाना है, सबको पायलट नहीं बनना है। कुछ तो होते हैं जिनको एनिमेशन में, वर्चुअल रियलिटी में, गेमिंग में, कॉमिक्स में, इन चीजों में इंटरेस्ट होता है। उनके लिए कोई सिखाने के लिए ऐसी लेबोरेटरीज नहीं थी, ऐसे सेंटर्स ही नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, उनके साथ में कोलैबोरेट करने की बात की है, और बोला है कि देश के 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में आप एवीजीसी लैब्स बनाओगे, जहां जिसको नाम दिया है कंटेंट क्रिएशन लैब। जिसने नाम दिया है ना, ये इतना ये सोचा भी नहीं इन्होंने बिल्कुल भी कि ये जो टर्म यूज कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन लैब, मीडिया उसको कैसे बोलेगा। और इसी के लिए बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है। बट आप पढ़े लिखे हो, आप मुझसे सुन रहे हो कि क्या मतलब है इस चीज का, तो आप ट्रोलिंग नहीं करोगे, आप अच्छे लोग हो, है ना, राइट, वेरी गुड। टूरिज्म और कल्चर, टूरिज्म के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिनके अंदर बहुत इस तरह की जगह मेंशन थी, भाई ठीक है, आप
धौलावीरा घूमना चाहते हो आप, इसके अलावा कहाँ कहाँ घूम सकते हो गाइस, लोथल वगैरह का एग्जाम्पल मैडम ने दिया था, उन अपनी स्पीच में मेंशन किया था। इन जगहों पे आप घूमना चाहते हो, इन जगहों पे आप जाओगे तो भाई इन जगहों के ऊपर जो आपको मिल रहे हैं गाइड्स वगैरह, वो कई बार अनट्रेन्ड होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि स्टोरी एक्चुअली क्या है। तो इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, और ये ट्रेनिंग वाली जो जगह है, लोग हैं, ये 10,000 गाइड होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा। और ट्रेनिंग देगा कौन? आईएम्स के साथ में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप किसी भी टाइप की कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अब ये 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में लोथल है, धोलावीरा है, राखी गढ़ी है, अड़ीचनल्लू है, सारनाथ है, हस्तिनापुर है, ले पैलेस है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लिस्ट की गई है। इसके अलावा दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसकी जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो और बनाऊंगी डेडिकेटेड। दुनिया की पहली बिग कैट समिट होने वाली है, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिग कैट समिट, ठीक है, जो इंडिया होस्ट करेगा, और बहुत से देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री जो भी क्या कहते हैं ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी सीनियर लोग होते हैं, ये सब आएंगे, मीट करेंगे, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर कुछ फैसले लिए जाएंगे। इसकी इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, सो दिस इज ऑल आई कैन टेल यू अबाउट। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि 95 कंट्रीज की बात हुई थी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। 95 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग इंडिया मिलेंगे। ओके, एवीजीसी लैब्स का टारगेट है $50 बिलियन हमें क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स में लगाने हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए खेलो इंडिया मिशन को हमने 2.0 लॉन्च किया है, 3,000 करोड़ रुपए एकेडमीज के लिए, एकेडमीज नई इस्टेब्लिश करने, यहाँ पर कोचेस वगैरह की बात की भी की गई थी, उनके लिए अपन ने आउटले कर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट, एजुकेशन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, देश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा? समवेयर अराउंड 600 है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मुझे कौन बताएगा? जितने भी देश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल सरकार बना के देगी, जो उन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए होगा जो स्टेम में अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं। स्टेम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन्स, ऐसा ही है, मशीनरी ऐसे ही है, मैथमेटिक्स, आई एम सॉरी, इट्स नॉट मशीन, इट्स मैथमेटिक्स, सॉरी। ओके, यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, ये जो एवीजीसी लैब्स हैं इनको कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, ये हो गया अपना, बढ़िया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफेंस और सिक्योरिटी में डिफेंस का बजट अपन ने इंक्रीज किया है, ये यहाँ की बजाय अपन यहाँ से देखते हैं, दिस इज बेटर। टोटल डिफेंस एलोकेशन 7.85 लाख करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले बार से 15% ज्यादा है, और देश का 13% टोटल बजट में से एक है। ये ऑल टाइम हाई है, देश में जितने भी आज तक बजट पास हुए हैं उन सब में 13% हमने डिफेंस को कभी नहीं दिया। इकोनॉमी में आप जब बात करते हैं तो एब्सोल्यूट फिगर्स की बात नहीं करते हैं, परसेंटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने पहली बार अपने बजट का 13%, हमेशा कमी रखा है, 10% से भी कमी रखा है, पहली बार 13% हम डिफेंस को दे रहे हैं, दिस इज वन थिंग। डिफेंस कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 5.9 लाख करोड़ का रखा है, यानी कि हमेशा पिछले साल से 21% ज्यादा। मॉडर्नाइजेशन बजट 24% ज्यादा किया है, और फोकस रहा है कि हमारा 75% आत्मनिर्भर भारत, यानी कि मेक इन इंडिया जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर फोकस हो, जिसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमने इन्वेस्टमेंट रखा है। आर&डी को भी इंक्रीज किया है टू 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आर&डी के ऊपर लगाए जाएंगे। डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस आपके लिए जरूरी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसरो और डीआरडीओ, ये दो ही बोले थे मैंने, जो हमेशा से करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, राइट। अब बजट कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से, आपके एग्जाम में जितना रेलेवेंस है बजट कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा बजट आपके आरएएस एग्जाम के प्री के लिए आपको जरूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान का एग्जाम है, इस बजट से राजस्थान को क्या अफेक्ट होने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। एजुकेशन में अपन जो गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रहे हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट तो अपने पास ही है, तो 41 गर्ल्स हॉस्टल तो यहीं आएंगे। रोड बनाने की बात हो रही है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा देने की बात करी है, जिसमें 27 न्यू रोड्स अलग अलग इंडस्ट्रियल हब्स को कनेक्ट करने के लिए 1154 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्थान के ऊपर लगा दिए जाएंगे। रेलवे में 7 नई हाई स्पीड कॉरिडोर्स में से एक दिल्ली से जा रही है, देखी थी अपन ने, एक दिल्ली से जा रही है, हाँ, तो फिर राजस्थान का किसी ना किसी तरीके से ना उस हाई स्पीड रेल से बहुत पास में आके कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अपने पास में रेलवे में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसके अलावा वाटर में जल जीवन मिशन को टारगेट जो बताया गया था उसमें 67,600 करोड़ नेशनल एलोकेशन है, और बिना राजस्थान के पानी की प्रॉब्लम सॉल्व किए आप देश की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर डायरेक्टली इस 67,600 करोड़ में राजस्थान का नाम नहीं भी है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि राजस्थान को कुछ ना मिले, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के ऊपर खासा फोकस है, ऑब्वियसली राजस्थान इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज।
अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री इंसेंटिव्स दिए गए हैं सोलर, माइनिंग, टेक्सटाइल एंड खादी हब्स को। नाउ सोलर, माइनिंग एंड टेक्सटाइल्स जो हैं वो राजस्थान की टॉप 2-3 स्टेजेस पे आते हैं। इंडिया में कपड़ा अगर कहीं बन रहा है तो वो गुजरात और राजस्थान ही था। उससे पहले महाराष्ट्र के जो मुंबई के थाने के आसपास के इलाके के थे वो थे, लेकिन वहां पर 80s 90s में मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल मिल बंद हो गई, वो सारी गुजरात चली गई। राजस्थान का बिजनेस राजस्थान के पास रहा और राजस्थान के जो टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे वो बंगाल शिफ्ट होने लग गए थे, लेकिन बंगाल में थोड़ा स्थिति अनुकूल नहीं थी। ठीक है, तो हमारा टेक्सटाइल का सारा बिजनेस बांग्लादेश उठा के ले गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में टेक्सटाइल की यूनिट्स नहीं है। ठीक है, तो टेक्सटाइल के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर खासा ध्यान है, तो उन चीजों में राजस्थान का भी नंबर आ जाएगा। राइट, ओके। हेल्थ में ड्यूटी एग्जाम्पशन किया गया है 17 कैंसर मेडिसिन में। अब आपको ये याद है राजस्थान सरकार ने एक हेल्थ के ऊपर वो योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री आरोग्य करके एक है, जिसमें अगर आप राजस्थान के सिटीजन हैं लेकिन आप राजस्थान में नहीं रहते हैं, देश में कहीं और रहते हैं, तो आप भी हॉस्पिटल्स में अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं अगर आपके पास में वो आयुष्मान कार्ड है तो, आरोग्य समथिंग कार्ड है तो। ठीक है, मुख्यमंत्री समथिंग आरोग्य कार्ड करके योजना करके एक है, तो ये उसमें भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेट सेक्टर स्कीम्स होती हैं उनमें भी फायदा मिलता है। राइट, और 41% डेवोल्यूशन ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान के ऊपर भी लागू होती है वो चीज, तो ये राजस्थान स्पेसिफिक हो गया। इसके अलावा ये भी जल जीवन मिशन की अपन बात कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल्स की बात कर चुके हैं, टूरिज्म और सर्विसेज में अपन ने, हाँ टूरिज्म के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। टूरिज्म को खासा टारगेट किया गया है, टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म को टारगेट किया गया, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक सेटअप किया जाएगा जिसमें कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा एक पायलट स्कीम रन करी जाएगी जहां पर हम 10,000 गाइड्स को 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स के लिए ट्रेन करेंगे। वो 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स अलग हैं और ये 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स अलग हैं, जिसमें 12 वीक की ट्रेनिंग होगी हाइब्रिड मोड में, और ये करवाएंगे IIM वाले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बढ़िया। इसके अलावा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाई जाएगी जिसमें कि हम डिजिटली डॉक्यूमेंट करेंगे कल्चरल, स्पिरिचुअल और हेरिटेज की जगहों को, जिनकी किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस है, कल्चरल, स्पिरिचुअल और हेरिटेज। ठीक है, तो एक नेशनल डिजिटल नॉलेज, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज बनाया जाएगा। टीकेएल है ना, एक नेशनल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी फॉर नॉलेज, तो इसमें आयुर्वेदा वगैरह वाली, आयुष वाली सारी चीजें आ जाती हैं। वैसे ही ये टूरिज्म के लिए होने वाला है। इसके अलावा ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरक्कू वैली जो कि ईस्टर्न घाट्स में है, और पुड़ीगन मल्लाई ये है वेस्टर्न घाट्स में, इनमें हम ट्रैकिंग और हाइकिंग को सस्टेनेबली डेवलप करने की कोशिश करेंगे। टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे ओडिशा, कर्नाटका और केरला कोस्ट में, और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाई जाएंगी पुलिकट लेक के आसपास। ये टूरिज्म के लिए एक्स्ट्रा जानकारी थी और ये एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी है। ठीक है, टूरिज्म के ऊपर राजस्थान सरकार और भारत सरकार का खासा ध्यान है, टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और आपका पेपर 4 का जो ऐसे का क्वेश्चन आएगा, पोर्शन आएगा 40 मार्क्स का, उसमें टूरिज्म एक सेपरेट थीम है। ठीक है, तो टूरिज्म की सेपरेट थीम को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 चीजें डेफिनेटली याद करनी है। कौन से 3 कर्तव्य थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, फिजिकल डेफिसिट कैसा है, और फिजिकल डेफिसिट के ही साथ में डेट टू जीडीपी रेशियो देख लेना, बायोफार्मा शक्ति क्या है और कितना इसको पैसे मिलेंगे, शक्ति का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, डिफेंस हाइक हुआ है, नया इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें क्या क्या डिटेल्स थी और कब से लागू होंगी, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स को कैसे अपन क्या कहते हैं डेवलप करने वाले हैं, और पूर्वोदय योजना क्या है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्रोथ फंड के लिए हमने क्या किया है, और युवा शक्ति एक्ट सॉरी बजट इसको क्यों कहा जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ थीम कहां से आ रही है, ये कुछ डिटेल्स हैं। टिपिकली आरएस एग्जाम के प्री के लिए ये मैंने बजट कवर किया है। इफ यू वांट मोर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशंस कि भाई मैम XYZ चीज थी वो मुझे नहीं समझ में आ रही है, कोई थीम है, किसी टाइप का कोई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट में बता दोगे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे अपन 10-15 मिनट का और उस चीज को कवर कर लेंगे। सो दिस वाज बजट 2026-27 फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।